हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आज हम लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं और नाम आपने देख ही लिया, फिजिक्स इज़ अ मिस्टेक। आई डोंट रियली थिंक फिजिक्स इज़ अ मिस्टेक, पर एक्चुअली इस नाम में से मैंने एक शब्द खा लिया और वो एक शब्द क्या है वो मैं आपको बाय द एंड ऑफ द लेक्चर समझाता हूँ। इनफैक्ट आज का लेक्चर डील ही मिस्टेक्स से कर रहा है और इसका मतलब ये नहीं है कि मिस्टेक्स गलत है। इनफैक्ट इसका मतलब ये है कि मिस्टेक्स के बिना फिजिक्स एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिज़िक्स में मिस्टेक्स बहुत हुई और ये मिस्टेक्स करने वाले जो लोग थे वो बहुत बड़े-बड़े लोग थे। मतलब आप किसी एक साइंटिस्ट का नाम बता दो जिसने मिस्टेक नहीं करी है लाइफ में। ऐसा कोई साइंटिस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। आई थिंक गैलीलियो वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग। गैलीलियो की गलतियाँ नहीं पता मुझे, पर न्यूटन ने लाइट की थ्योरी गलत बोल दी थी। आइंस्टाइन आइंस्टाइन क्वांटम के थ्योरीज़ में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। इनफैक्ट वो बाय द वेरी डेथ बेड तक भी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि ये जो क्वांटम की थ्योरीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं या जिन मैथमेटिकल या एब्सर्ड इक्वेशन से ये वर्ल्ड चल रही है, जितनी रैंडम ये वर्ल्ड है अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, वो इस रैंडमनेस को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। इनफैक्ट उनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, गॉड डज नॉट प्ले डाइसेस। इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें रैंडम नहीं हो सकती। ये जैसे डाइस फेंकते हैं और हर बार एक रैंडम रिजल्ट आता है, पूरा नेचर इतना रैंडम नहीं हो सकता। पर क्वांटम थ्योरीज ने इसको टेस्ट कर करके बार बार इसको चेक किया हुआ है कि देर इज़ एन इंट्रिंसिक रैंडमनेस इन एवरीथिंग। क्वांटम लेवल पे आप एक एटम के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन को भी मूव करते हुए देखते हो तो आप उसको 100% डिटर्मिनिस्टिक तरीके से नहीं बता सकते कि वो कहाँ पे और क्या स्पीड से है, क्या क्या वेलोसिटी से है ना। तो देर इज़ रैंडमनेस इन इन द वेरी डेप्थ ऑफ नेचर और ये रैंडमनेस क्वांटम थ्योरीज में हर बार दिखेगी, हर चीज़ में दिखती है। चलो खैर, उसकी बातें कभी और। अभी हम उन थ्योरीज़ पे आते हैं जो थ्योरीज़ हमारे काम की हैं, जो चैप्टर्स हमको पढ़ने पड़ सकते हैं और उन चैप्टर्स का ओरिजिन किन गलतियों से हुआ है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास यहाँ पे आज के लेक्चर के लिए कुछ 4 एग्जांपल्स हैं, 4 थ्योरीज़ हैं। आज का लेक्चर मैं उतना लंबा नहीं रखूँगा जितना पिछला वाला हो गया था। अच्छा, पिछले वाले लेक्चर के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप लोगों को क्वेश्चंस याद होंगे जो मैंने लास्ट में पूछे थे। देवर लाइक 20 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस। काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे को उसके रिजल्ट्स भेज दिए हैं। ये भी मैं समझाता हूँ बाय द एंड ऑफ द लेक्चर कि आप लोग मुझसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो। पॉइंट इज़ कि वो सारे के सारे 20 स्टेटमेंट्स जो मैंने पिछले लेक्चर में दिए थे, सारे के सारे सारे के सारे गलत है। ऑल ऑफ देम आर फॉल्स। और ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाएगी जब आप उन उन स्टेटमेंट्स को वापस जाके देखोगे कि सारे के सारे स्टेटमेंट्स में फॉल्स बोल रहा हूँ, क्योंकि ऊपर ऊपर से वी ऑल बिलीव दी स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू, बट जब भी हम इनकी डेप्थ में जाना शुरू करते हैं, जैसे एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है उसमें कि लाइट की स्पीड अलग अलग, लाइट के अलग अलग कलर्स की स्पीड डिफरेंट होती है। जब भी आप रिफ्रैक्शन देखोगे आपको दिखेगा कि हाँ, रेड अलग जा रहा है, ब्लू अलग जा रहा है, क्योंकि इनकी स्पीड्स अलग आ रही है ना। तो आपका रिफ्रैक्टिंग एंगल भी डिफरेंट होता है क्योंकि इनकी स्पीड्स अलग होती है। बट व्हेन यू डू रियलाइज कि रिफ्रैक्शन में हो क्या रहा है, रिफ्रैक्शन में कोलिजन्स हो रहे हैं और इट्स व्हाट द लाइट दैट हैज़ लोअर वेवलेंथ। इसको तुम ऐसे इमेजिन करो कि जो लाइट एक छोटे वेवलेंथ की लाइट है और ऑन इन कंपैरिजन दूसरी लाइट एक बड़े वेवलेंथ की लाइट है, तो ये बड़ी जंप लगा रही है और ये वाली लाइट ज़्यादा छोटी छोटी जंप लगा रही है, तो इसको ज़्यादा ज़्यादा स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। एंड इन ज़्यादा स्टेप्स में इसके कोलिजन ज़्यादा हो जाते हैं और इन कोलिजन्स की वजह से इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो जो वायलेट लाइट होती है जिसके कोलिजन ज़्यादा होंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और वेवलेंथ कम है, थोड़ा बहुत याद होगा 10th का, उसकी स्पीड भी ज़्यादा गिरेगी क्योंकि उसको टकराना ज़्यादा पड़ेगा। बट एक एटम से दूसरे एटम के बीच में जाते टाइम भी लाइट अपनी स्पीड चेंज नहीं करती है और सब सब स्पीड सी से ही मेंटेन करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर है ना, मेरे को ऐसे याद रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। इनफैक्ट स्पीड ऑफ लाइट का नेचर ही कुछ ऐसा है कि लाइट की स्पीड आप कभी चेंज कर ही नहीं सकते। लाइट इटसेल्फ की अगर स्पीड ज़रा सी भी चेंज हो जाए, उसकी ओरिजिनल वैल्यू से ज़रा सी कम हो जाए, तो वो अपनी एनर्जी डिक्रीज़ करते करते ज़ीरो पे ले आती है, एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अगर ज़रा सी ज़्यादा हो जाएगी तो वो एनर्जी बढ़ती बढ़ती एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाएगी और इन्फानाइट हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें कभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए लाइट की स्पीड कभी चेंज हो ही नहीं सकती। तो इन टेक्निकलिटी एवरी कलर एवरी फ्रीक्वेंसी हैज़ द सेम स्पीड। सिमिलरली एक और स्टेटमेंट था कि मैग्नेटिज्म अराइजेज फ्रॉम मूविंग चार्जेस। अब ऑन अ लार्जर स्केल हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ करंट है वहाँ वहाँ एक मैग्नेटिक इफेक्ट है, वहाँ वहाँ आपकी कंपास की नीडल मूव कर रही है।
बट जब आप इसको इन डेप्थ देखते हो, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट है उसके पास। और जब हम देखते हैं कि अच्छा ये इलेक्ट्रॉन अकेला छोटा सा एक अप्रॉक्सीमेट स्फेरिकल शेप होनी चाहिए उसकी, और हमको पता है कि उसका मिनिमम स्फेरिकल साइज़ कितना है, और हमने जब उस छोटे से साइज़ के, यार सर्कल ही नहीं बन रहा, जब उस छोटे से साइज़ के इलेक्ट्रॉन को, इनफैक्ट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो हमको अभी तक लगती है उसके रेडियस की, उस छोटे से स्फेयर को स्पिन कराने की सोची। हमने कहा कि लेट्स कैलकुलेट, इसको स्पिन कराते हैं, तो ये किस स्पीड से स्पिन कर रहा होगा कि इसमें इतना मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा होगा। और फिर हमने देखा कि इसको स्पीड इतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी स्पिन कराने की कि इसकी जो सरफेस है उसको लाइट की स्पीड से तेज़ मूव करना पड़ेगा। फॉर सच अ स्मॉल थिंग इट्स अ वेरी लार्ज वैल्यू, एंड लाइट की स्पीड से तेज़ नहीं मूव करती चीज़ें, नहीं कर सकती। तो हमें अभी तक पता नहीं है मैग्नेटिज्म का ओरिजिन क्या है। तो ऐसे हर उस स्टेटमेंट, वहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उस स्टेटमेंट का एक काफ़ी इन डेप्थ आंसर है, और उस आंसर को ढूंढने के लिए अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर के हम 4 पार्ट्स तोड़ते हैं और कोशिश करूँगा जल्दी से निपटाने की। ओके, तो पहला जो पार्ट है ये है हमारा रिलेटिंग टू, कौन सा वाला ले, मोशन लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने कल भी मोशन को स्टार्ट किया था तो आज भी मोशन से ही शुरू करते हैं। मोशन को डिफाइन करने की कोशिशें कहाँ से चालू हुई, तो पहले तो आपको लोगों के नाम बताओ। जैसे सबसे पहले एक एरिस्टोटल साहब आए। एरिस्टोटल वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ कुछ नाम मैं स्किप कर रहा हूँ, जैसे जीनो एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन था, उसकी थ्योरीज और उसके पैराडॉक्सेस बहुत मज़ेदार हैं। गूगल करना जीनोस पैराडॉक्स, मज़ा आएगा। दो हैं, दोनों मोशन के रिलेटेड हैं। ठीक है, खैर एरिस्टोटल की थ्योरी से शुरू करते हैं। तो एरिस्टोटल साहब ने एक बहुत सिंपल सी चीज़ बोली। उनको उनको देख के समझ में आया कि मैं अगर एक फेदर को गिराता हूँ और एक स्टोन को गिराता हूँ, तो क्लियरली जो स्टोन है वो काफ़ी स्पीड में और काफ़ी कंसिस्टेंटली नीचे आ जाता है, जबकि जो फेदर साहब हैं ये क्या करेंगे, ये ऐसे तैरते तैरते आएंगे। है भाई, सबको पता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझाने के लिए एरिस्टोटल ने क्या एग्जाम्पल दिया। एरिस्टोटल ने कहा कि नेचर में 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। ये 3 टाइप्स आज की तारीख में तो हम सॉलिड लिक्विड गैस बोल देते हैं, पर उस टाइम पे उन्होंने बोला था अर्थ, वाटर एंड एयर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आई डोंट नो लैटिन में या ग्रीक में शायद उन्होंने ये वर्ड्स एग्जैक्टली ना यूज़ किए, पर कॉन्सेप्ट यही है। तो अर्थ, वाटर एंड एयर का लॉजिक बड़ा सिंपल है। जो चीज़, और ऑब्वियसली सारी चीज़ें क्या है, इनके कॉम्बिनेशन से बन रही है। तो जैसे कुछ चीज़ें हैं जो अर्थ और एयर के कॉम्बिनेशन से बन रही है, जो वुड हो गया या फेदर हो गया। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो अर्थ और वाटर के अर्थ और वाटर के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा, एनीथिंग दैट इज़ नॉट वेरी सॉलिड एंड नॉट वेरी लिक्विड, है ना। मड हो गया, क्ले हो गया, ये जो थोड़ी सॉफ्ट मटेरियल्स हो गए। ठीक है, तो खैर उन्होंने इस तरीके से इसको फेदर को एक्सप्लेन किया कि फेदर जो है वो अर्थ का भी एक पार्ट है उसमें और एयर का भी एक पार्ट है, उसका उसका हिस्सा है फेदर में। तो फेदर जो है वो अर्थ को उतनी तेज़ी से, अर्थ पे उतनी तेज़ी से नहीं आना चाहता। ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि जो चीज़ अर्थ से बनी है वो अर्थ की तरफ जाएगी, जो चीज़ वाटर से बनी है वो वाटर की तरफ जाएगी। तो अगर आपकी बारिश हो रही है तो बारिश क्या करती है, वो बारिश का पानी रिवर्स तक पहुंच जाता है और रिवर्स का पानी ओशन तक पहुंच जाता है। तो जो चीज़ वाटर में बनी है वो उसके सोर्स तक है, उसके ओरिजिन तक जाना चाहता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप एक पत्थर गिराते हो तो वो अर्थ पे गिरता है और आपको पता है कि वो अर्थ का पार्ट है तो वो वापस यहीं आएगा। और अगर आप आग जलाते हो और उसमें धुआं निकलता है, तो जो प्योर स्मोक है आपकी, वो स्मोक क्या करती है, वो ऊपर जाती है क्योंकि वो एयर का हिस्सा है तो उसको ऊपर जाना है। So this was a very beautiful. In fact, this was the first ever explanation of anything related to physics. है ना, this was the first physics. तो it is a genius thing to explain things like this. पर दिक्कत यहाँ से आ जाती है कि इसके बाद शुरू हो जाती है थोड़ी सी पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स में क्या हुआ, अब जैसे ये दो चीज़ें तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दी और इनका मोशन बता दिया, तो इससे जो स्टेटमेंट बाहर आया वो स्टेटमेंट उनका खुद का स्टेटमेंट है ना। वो स्टेटमेंट ये था कि हैवी ऑब्जेक्ट्स फॉल फास्टर। ये मैंने कल भी आपको ट्रू फॉल्स में लिख के दिया था, है ना। अब हैवी ऑब्जेक्ट्स फॉल फास्टर एक रेगुलर लाइफ में और एक काफ़ी ज़्यादा मास के डिफरेंस के केस में क्लियरली दिखता है कि येस दिस इज़ ट्रू फॉर मोस्ट केसेस। बट अगर आप इससे फिजिक्स की थ्योरी समझने जाओगे या ग्रेविटी समझने जाओगे तो आप नहीं समझ पाओगे, है ना। एक डेप्थ है जिसके अंदर जाके आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। वो डेप्थ क्या है कि हमें समझना पड़ता है एयर रेजिस्टेंस का रोल। और एयर रेजिस्टेंस के बिना अगर आप प्योरली वैक्यूम में इन दोनों चीज़ों को गिराओ, और इसका एक नासा का एक्सपेरिमेंट भी है ना, तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ उसका, या अगर मैं वीडियो में डाल सकता हूँ तो डालता हूँ। तो वैक्यूम चेंबर में जब Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the
ground at the same time. How about that? Which proves that Mr. Galileo was correct in his findings. तो एरिस्टोटल को करेक्ट करने का काम गैलीलियो साहब ने किया था। और गैलीलियो ने क्या किया था, गैलीलियो ने लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा से, अभी तो काफ़ी गंदी लीनिंग टावर बनाई, पर लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा से गैलीलियो साहब ने इसको, ये अभी थोड़ी ज़्यादा लीन हुई है ना, हो सकता है गैलीलियो के टाइम पे ये सीधी भी होती हो। 2 स्टोन्स उन्होंने गिराए, एक थोड़ा हल्का, एक थोड़ा भारी, और उन्होंने बहुत सारी लोगों को भीड़ इकट्ठी करके बुलाया और उन्होंने पूरा ये किया, देखो इन दोनों बॉक्स को देखो, ये साथ में गिर रही हैं, ये सारे ये बिल्कुल साथ में गिरते हैं। इनफैक्ट तुम अभी घर पे कर सकते हो ये चीज़। इनफैक्ट एक एक्सपेरिमेंट है जो मेरा फेवरेट है, और ये एक्सपेरिमेंट मैं अभी करके देखो, कोशिश करते हैं, है ना। तो एक्सपेरिमेंट जो है वो थोड़ा बेसिक सा है, सिंपल सा है। यू हैव टू टेक अ बुक, जैसे ये एक छोटी सी फिजिक्स की बुक है मेरे पास, एंड यू हैव टू टेक अ पेपर, जो कि मेरा एक ऑफिशियल पेपर है, ठीक है। चलो, अब होता क्या है, अगर मैं इस पेपर को इसके नीचे रखता हूँ, बुक के नीचे, है ना, और मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और ये बुक को मैं छोड़ दूँ, तो क्या होगा, ऑब्वियस है कि ये बुक इस पेपर को लेके नीचे गिरेगी और साथ में जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अगर मैं इनको साथ साथ में बाजू बाजू से गिराता हूँ तो क्या होगा, तो पेपर थोड़ा सा स्लो गिरना चाहिए, है ना। ये यहाँ पे हाइट बहुत कम है इसलिए ये चीज़ हो नहीं पा रही, पर हाँ आपको पता ही होगा कि पेपर थोड़ा सा स्लो गिरता है, तो सबको पता है, क्योंकि पेपर में है एयर रेजिस्टेंस, और एयर रेजिस्टेंस उसको उतनी तेज़ी से गिरने नहीं देती। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस बुक के ऊपर इस पेपर को रखता हूँ और फिर इन दोनों को गिरने, तो क्या होता है, ठीक है। इस साइड पे तुमको नज़र नहीं आया होगा, जिसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट तुमको घर पे जाके रिपीट करना है, या घर पे बैठे हो तो अभी करके देखो। पर उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने से पहले डिसाइड करो कि होगा क्या, है ना। तो आपके पास जो बुक है वो यहाँ पर रखनी है, और कोई भी पेपर का टुकड़ा छोटा सा उसके ऊपर रख देना है, ओके। और अब बताओ, जब ये बुक फ्री फॉल करेगी, जब ये बुक को आप छोड़ोगे, तो क्या ये पेपर ऊपर रह जाएगा या ये इस बुक के साथ साथ गिरेगा, ठीक है। करके देखो एक्सपेरिमेंट, फिर कल मैं बताता हूँ कि इसका ये लॉजिक, इसका लॉजिक क्या है, इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो खैर, इस एग्जाम्पल से हमको पता चल जाता है कि हैवी ऑब्जेक्ट्स और लाइट ऑब्जेक्ट्स कैसे गिरते हैं। मैं बता ही देता हूँ, साथ में गिरते हैं, ठीक है। और साथ में इसमें इसलिए गिरते हैं क्योंकि पेपर के नीचे एयर नहीं बची, तो एयर रेजिस्टेंस नहीं बचा। जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो पेपर भी उसी रेट से गिरेगा जिस रेट से बुक गिर रही है। इस चीज़ को गैलीलियो ने प्रूव किया। गैलीलियो को लगे बहुत सारे साल, क्योंकि एरिस्टोटल साहब आए थे समवेयर अराउंड 100-200, या बिल्कुल आप ऐसे सोचो आज से 2000 साल पहले, ठीक है। तो ये 2000 ईयर्स अगो था अप्रॉक्सीमेटली, और जो गैलीलियो साहब आए थे, ये आए थे 400-500 ईयर्स अगो, है ना, 16 सेंचुरी के आसपास, तो 400 ईयर्स अगो। तो आप सोचो कि कम से कम 2000 माइनस 400, 1600 ईयर्स तक लोग मान के चल रहे थे कि हैवी ऑब्जेक्ट्स फॉल फास्टर, और आप सोचो कैसे फिजिक्स इंप्रूव करेगी अगर इतनी गलतियाँ होंगी तो। पर ये गलती ज़रूरी थी, क्योंकि ये गलती नहीं होती तो ये गलती करेक्ट करने के लिए आप आगे नहीं बढ़ते, है ना। फिर गैलीलियो ने जब ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, ये जब इनर्शिया नाम दिया था गैलीलियो ने, फिर उसको न्यूटन ने उठाया, और न्यूटन ने उस चीज़ को अपने फर्स्ट लॉ में इनर्शिया का लॉ दिया। इनफैक्ट न्यूटन ने ड्यू रिस्पेक्ट के साथ गैलीलियो का नाम भी लिया अपने बुक में, कि भाई इनके एग्जाम्पल से, इनकी स्टडीज़ से मेरे को ये लॉ समझ में आया, ठीक है। इनफैक्ट गैलीलियो ने इनर्शिया को समझाने के लिए एक बहुत अच्छा काम किया था, तो वो एक्सपेरिमेंट मैं आज आपको करके दिखाऊँ। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग रिक्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ पहले। कॉन्सेप्ट ये है कि गैलीलियो ने बोला, इनफैक्ट उन्होंने करके ही देखा था इस चीज़ को, ओके। गैलीलियो ने कहा कि अगर मैं एक बॉल को किसी एक हाइट से रोल करता हूँ, यहाँ से इसको नीचे जाने दो, ठीक है। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि बॉल थोड़ी सी मेटेलिक और हैवी हो, और जो नीचे की सरफेस हो वो फ्रिक्शनलेस हो। तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि जैसे जैसे मैं फ्रिक्शन, जैसे जैसे मैं स्मूथनेस बढ़ाता जा रहा हूँ, या एक पर्टिकुलर बैलेंस पे आ रहा हूँ इन दोनों सर्फेसेस के बीच में, वैसे वैसे ये बॉल और भी ज़्यादा रोल कर रही है। तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से आप वापस इसकी हाइट ऊपर कर दो, तो क्या करती है ये बॉल वापस अपनी ओरिजिनल हाइट तक आने की कोशिश करती है, बॉल वापस इस हाइट तक आने की कोशिश करती है। ऑब्वियसली ड्यू टू सम फ्रिक्शनल लॉसेस ये बॉल थोड़ी सी नीचे रह जाती है, पर आप उस मटेरियल्स को अगर आप परफेक्ट कर दोगे तो ये बॉल डेफिनेटली इस हाइट तक आएगी, फिर वापस रोल करना शुरू करेगी, यहाँ तक आएगी। तो उन्होंने कहा रिगार्डलेस ऑफ हाउ लॉन्ग दिस इज, अगर आप फ्रिक्शन कम कर पाते हो, तो अगर आप इसको यहाँ रख दोगे तो भी बॉल उस हाइट तक आएगी, और यहाँ रख दोगे तो भी बॉल उस हाइट तक आएगी। और इन दैट केस क्या होगा, अगर मैं इसको इन्फिनिटली फार रख दूँ, जब मैं इसको इन्फिनिटली फार रख दूंगा और बॉल को अपनी ओरिजिनल हाइट तक आने नहीं मिलेगा, तब क्या होगा, तब ये बॉल कंटिन्यूसली रोल करती रहेगी जब तक उसको अपनी हाइट पे आने नहीं मिलता। दिस वॉज द फर्स्ट एवर कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट
अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट देखो, अब अपन एक बार करके देखते हैं। एक रैम्प जो है वो यहाँ से आपकी शुरू हो रही है और यहाँ से नीचे जाएगी। दूसरी रैम्प एग्जैक्टली सेम है, दूसरी बॉल भी एग्जैक्टली सेम हाइट पे है, बस मैंने क्या कर रखा है कि उसका एंड थोड़ा सा दूर मार्क कर रखा है। तो इससे क्या होगा कि आपको देखने मिलेगा कि ये दोनों बॉल सेम हाइट टच कर देंगे। तो सबसे पहले अपन बिल्कुल एक्स एक्सिस पे आ जाते हैं। फ्रंट वाली बॉल दिख रही है, पीछे वाली नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि अब वो छुपी हुई है। इस लाइन को हटा देता हूँ मैं। करें शुरू। थोड़ा सा कैमरा नीचे कर दूँ। चलो, ओके लेट्स गो। तो देखो, पहली बॉल हैविंग फन, दूसरी बॉल वो नीचे से बाहर आ गई। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली सेम हाइट तक पहुंचने की कोशिश करती है बॉल, डेफिनेटली करती है। तो आप अगर यहाँ पे एक लाइन बना दो ना, जहाँ से ये शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी देखो ज़रा, इस लाइन तक आने की इसकी कोशिश होती है, पर ऑब्वियसली क्योंकि थोड़ा बहुत फ्रिक्शनल लॉस है ही और उसको कम नहीं किया जा सकता, तो ये बॉल एग्जैक्ट सेम हाइट तक नहीं आ पाती है। पर पीछे वाली बॉल को देखना है ना, पीछे वाली बॉल भी इसी हाइट तक आने की कोशिश कर रही है। तो अब ये वाली लाइन को मैं इस तरफ खिसका देता हूँ, तो अब देखो फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल करीब करीब सेम हाइट तक आ जाते हैं, है ना। फिर वापस रोल होना शुरू करेंगे और फिर वापस इनिशियल पोजीशन पे। तो अब आप फर्स्ट बॉल को देखो, वो आपकी लाइन के बिल्कुल पास पहुंच चुकी है। ठीक है, ये फर्स्ट बॉल अपनी ओरिजिनल हाइट, ऑब्वियसली ओरिजिनल से थोड़ा सा कम, पर फिर भी उस हाइट तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो उनका पॉइंट बड़ा सिंपल था ये। अब इसमें आप अलग अलग हाइट दे सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट एक काम करता हूँ मैं, जैसे ये जो फर्स्ट वाली रैम्प है इसको मैं पास में ले आता हूँ, और पास में भी नहीं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर भी कर देता हूँ। अब क्या होगा सोचो। अब क्योंकि फर्स्ट वाली बॉल को रैम्प उतनी बड़ी नहीं मिल रही, मोशन करने की जगह उतनी नहीं मिल रही, तो उतनी स्पीड नहीं पकड़ेगी, है ना। तो ठीक है, जीरो से स्टार्ट करें एक बार। चलो, अब देखो, इसने स्पीड नहीं पकड़ी, इट्स वेरी स्लो, बट अभी भी अपनी ओरिजिनल हाइट तक जाने की कोशिश कर रही है। तो जहाँ से इसने शुरू किया था अपना मोशन, उस लाइन तक वापस आने की कोशिश पूरी है ना। इसको यहाँ रख देते हैं लाइन को, और थोड़ा सा इधर, है ना। और रैम पास में आ गई या हाइट कम मिली है, तो उस वजह से इसको स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं मिली, पर फिर भी ये कोशिश पूरी करेगी उस हाइट तक आने की। ठीक है, दूसरी बॉल ऑब्वियसली कोशिश तो कर ही रही है, और जितना दूर उसको हमने भेजा था उतना दूर जाके वो कर रही है उस चीज़ को। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इनर्शिया वर्क्स। अब यही वाली, इस वाली रैम को या ये वाली पीछे वाली रैम को मैं और ज़्यादा दूर ले जाऊँ अगर, ऐसे इससे ज़्यादा दूर जाना उसका मुश्किल हो जाएगा, पर हाँ कर सकते हैं। कुछ गड़बड़ हुई? चलो, तो ये पीछे वाली रैम को मैंने और भी ज़्यादा दूर कर दिया है। ठीक है, अब वापस इसको अगर ज़ीरो से देखते हैं हम लोग, तो आप देख सकते हो कि ये वाली बॉल पूरी कोशिश कर रही है, और वो दूर हो गई रैम, तो भी वो जाती जाएगी जाती जाएगी, और वापस अपनी हाइट गेन करने की कोशिश भी करेगी। समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी, चल काफ़ी आई थिंक एक्सपेरिमेंट का ये काम। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये वुडन और मेटेलिक बॉल से इन्होंने किया, गैलीलियो साहब ने, और दिखाया कि भाई ये काम करता है, इनर्शिया एग्जिस्ट करता है, कोई भी चीज़ खुद से रुकती नहीं है। तो एरिस्टोटल का एक और स्टेटमेंट था, जो स्टेटमेंट ये बोलता था कि कोई भी चीज़ को आप अगर चलाना शुरू कर दो तो वो खुद से रुक जाएगी इवेंचुअली। और ये स्टेटमेंट भी एरिस्टोटल का गलत इसी तरीके से प्रूव हुआ कि इनर्शिया का लॉ दिया गैलीलियो ने। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे या मिस्टेक्स थी जो मोशन को पैरालाइज करके बैठी थी, मोशन की स्टडी को पैरालाइज करके बैठी थी। क्यों? क्योंकि आप ग्रेविटी तक कैसे पहुंचोगे अगर आपने पहली ही चीज़ गलत कर दी तो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ। आज मेरे 4 एग्जांपल लेने का प्लान था, पर वही है कि लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है ना, तो दैट इज़ वेरी ट्रबलसम। तो मैं एक और एग्जांपल लूँगा, बाकी दोनों मैं आपको आइडिया दे दूँगा। जैसे कल मैंने लाइट के एग्जांपल ले लिए थे, तो मैंने आपको बताया था कि लाइट की कितनी सारी थ्योरीज़ थी। एक बंदे ने बोला कि लाइट सोल से आ रही है, आँखों से बाहर निकल रही है। फिर दूसरे बंदे ने बोला नहीं, 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 लाइट पार्टिकल है। लाइट किसी और, जैसे न्यूटन ने जब बोला था कॉर्पस्कुलर मॉडल, तो उन्होंने बोला था कि लाइट किसी मीडियम में जाती है। इनफैक्ट मैं लिख नहीं रहा इस चीज़ को, तो उस मीडियम में जाके लाइट और स्पीड अप हो जाती है। ठीक है, जब हमने वेव्स में स्टडी किया इस चीज़ को, तो वेव थ्योरी कहती थी कि नहीं, लाइट उसके अंदर मीडियम के अंदर जाके स्लो डाउन हो जानी चाहिए। इवेंचुअली एक्सपेरिमेंट्स में हमको पता चला कि लाइट एक वेव है, फिर आइंस्टाइन ने आगे बोला कि नहीं, लाइट एक पार्टिकल है। तो ये सारा कुछ क्या है, ये सीरीज ऑफ मिस्टेक्स हैं। सिमिलरली एटम में क्या हुआ था, थॉमसन ने गलत मॉडल दिया, फिर रदरफोर्ड ने गलत मॉडल दिया, फिर नील्स बोर ने गलत मॉडल दिया, फिर एक और न्यूज़ बोर के मॉडल को करेक्ट किया श्रोडिंगर ने। तो कितनी सारी थ्योरीज आई और कितनी सारी मिस्टेक्स के बाद आप करेक्ट स्टेट तक पहुंचते हो। तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि एवरी स्टेप इन्वॉल्व्ड इन फिजिक्स, जो भी स्टेप्स आपको ऊपर लेके जा रही है, ये सब स्टेप्स आपस अपने आप में गलत है, पर ये शायद किसी दिन एक ऐसी पोजीशन तक पहुंचा दें आपको, जो कि एक सही थ्योरी तक, जो कि एक सही थ्योरी हो। ठीक है, जो कि फाइनली इन सारी चीज़ों को आप परफेक्ट कर दोगे, सारी मिस्टेक्स को आप करेक्ट कर लोगे।
तब आप एक परफेक्ट थ्योरी तक पहुँच सकते हो। तो इसका एक बहुत अच्छा और एग्जाम्पल है जो मैं बताना चाहता हूँ। सो दिस वॉज रिगार्डिंग द सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम इटसेल्फ नाइट में लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। तो आपको पता है हमारे यहाँ 7 डे वीक होता है, और ये 7 डे वीक के अगर आप नाम देखते हो तो ये नाम में भी आता है सन, मून, ठीक है। हिंदी नाम भी देखोगे, और ये जो संडे मंडे है इनका भी आप लैटिन ओरिजिन देखोगे। तो ये सब जितने भी हम नाइट स्काई में चीज़ें देखते हैं जो कि हो जाती है, मर्क्यूरी कम दिखता है, मर्क्यूरी सबसे कम दिखता है क्योंकि हमसे आगे है। तो हमेशा वो सन के और हमारे बीच में पड़ जाता है, या अक्रॉस द सन होता है तो दिखता नहीं है। तो मर्क्यूरी को देखने के लिए बहुत कम ही टाइम मिलता है साल में। और मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड साटर्न। अब हिंदी नाम देख लो तो सोम, सोम इज दिस, मंगल, मंगल इज मार्स, बुध इज जुपिटर, गुरु, गुरु कौन सा है पता नहीं, शनि इज दिस, रवि इज दिस, है ना। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, दीज वर द ओनली 7 ऑब्जेक्ट्स विजिबल इन द स्काई। तो हिस्ट्री में जितने भी लोगों ने अ, साल को, कैलेंडर को बनाने की कोशिश करी, उन्होंने हमेशा 7 डे वीक्स बनाए। तो आप ऐसे सोचो कि अगर हिस्टोरिकली हमारे पास टेलीस्कोप्स होते तो ये 8 डे या 9 डे वीक होता। तो जो मम्मी बोलती है कि इस दिन पे व्रत रखा करो, उसका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका होता। खैर, लेट्स गेट बैक टू सोलर सिस्टम एंड नॉट टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी। सोलर सिस्टम की कहानियाँ बहुत बेसिक हैं। जैसे सबसे पहले तो एक बंदा था जो था एनेक्जिमैंडर, ऐसा कुछ नाम था उसका, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है मेरी। एनेक्जिमैंडर ने बोला था कि, सबसे पहले एनेक्जिमैंडर ने बोला था कि अर्थ स्फेयर है। और उससे पहले हम सब मान के चलते थे कि अर्थ स्फेयर हो ही नहीं सकती, अर्थ तो फ्लैट है, हमको सब कुछ सीधा ही नजर आता है। तो इट टुक दिस गाय टू फर्स्टली एक्सप्लेन टू पीपल कि अर्थ एक स्फेयर है, ठीक है। कल इस चीज़ को हम कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम यूज़ करेंगे, हम मेजर करेंगे। इनफैक्ट हम देखेंगे कि आज से 1000 2000 साल पहले लोगों ने सन के साइज़ और मून के साइज़ और डिस्टेंसेस मेजर कर लिए थे यूजिंग वेरी बेसिक फिजिक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर उसी पे है, ठीक है। चलो, तो इसने बोला, तो टॉलमी ने बोला कि हाँ ठीक है, इसकी बात सही है एनेक्सिमेंडर की। और टॉलमी का मैंने आपको मॉडल कल दिखाया ही था। कि उसने जियोसेंट्रिक मॉडल दिया, अर्थ एट सेंटर, और बाकी सब हमारे चक्कर काट रहे हैं। तो वी आर एट अ वेरी स्पेशल लोकेशन इन द होल यूनिवर्स। इनफैक्ट द होल यूनिवर्स इज मेड फॉर अस। बहुत लोगों ने माना जब तक कॉपरनिकस ने उसकी थ्योरीज को गलत प्रूव नहीं किया। कॉपरनिकस ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि, इसको मैं खोल के एक बार दिखा देता हूँ। इमेजिन दिस दिस नाइट स्काई, एंड अभी हम अर्थ और मून को ऊपर से देख रहे हैं, एंड दीज आर द वेरियस लोकेशंस ऑफ मून, है ना। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे पास से दिखाता हूँ। तो अभी आपको दिख रहा होगा सारे मून्स एग्जैक्टली सेम है, सारे मून्स अप्रॉक्सीमेटली हाफ नज़र आ रहे हैं। पर अर्थ से क्या नज़र आता है, तो अगर हम अर्थ की लोकेशन पे चले जाएं और वहाँ पे सन है, तो आप देख सकते हो कि मून्स की अब थोड़ी थोड़ी सी फेजेस दिखने शुरू हो रहे हैं, राइट। ये मून के फेजेस हो गए, ये हाफ मून आ गया, ये हाफ से थोड़ा सा और ऊपर, और ये थोड़ा सा और आगे, एंड अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पीछे आते आते तक, जब तक सन हमारे एग्जैक्टली पीछे हो जाता है, ठीक है, ये फुल मून आ जाता है, एंड अगेन कम होना शुरू होता है, और फिर कुछ इस तरीके से ये कम होता जाता है, राइट। तो हमको ये मून के फेजेस का आइडिया है, हम अगर बाहर जाते हैं तो हमको पता है यहाँ पे भी एक मून है जो हमको दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट ऑन सम लकी डेज ये मून और सन एग्जैक्टली आगे पीछे हो जाते हैं, और हमको एक एक्लिप्स देखने मिलता है जो अपना लोगो भी है ना। तो आपने देखा ही होगा। तो खैर, दीज वर द एक्सपेरिमेंट्स डन बाय कॉपरनिकस एट होम। और घर पे बैठे उन्होंने बता दिया कि देर इज़ नो वे कि हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है वो जियोसेंट्रिक हो, कि ये सारी चीज़ें हमारे अराउंड घूम रही हो। इन सबको एक्सप्लेन करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जियोसेंट्रिक्स को एक्सप्लेन करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्लैनेट्स कुछ भी कर रहे होते हैं। तो वीनस है जो तो वो नाइट स्काई में ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा होता है। नाउ हाउ डू यू एक्सप्लेन समवन डूइंग दिस इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, इन द बिग स्केल जहाँ पे सब गोल गोल घूमना चाहते हैं, वहाँ पे ये वीनस ऐसा चक्कर क्यों काट के गया, और किसी और प्लैनेट ने कोई और वियर्ड सा शेप क्यों बनाया। क्योंकि हम उसको देख रहे थे एक रोटेटिंग रिवॉल्विंग फ्रेम से। हमने कभी ये चीज़ नहीं सोची कि क्या बाकी सारे प्लैनेट्स भी हमारे तरह, या हम भी बाकी सारे प्लैनेट्स की तरह सन के चक्कर काट रहे हैं। तो टॉलमी उतनी इंपॉर्टेंस देना ही नहीं चाहता था किसी भी और नेचुरल चीज़ को। टॉलमी एंड फॉर कैथोलिक चर्च इट वाज इंपॉर्टेंट कि ह्यूमन स्पेशल पोजीशन पे रहें। बाइबल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उस चीज़ को मैच करती थी। खैर, कॉपरनिकस ने थोड़ा सा सही किया, पर अभी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। कि कॉपरनिकस के बाद केपलर आए, जिन्होंने सारा मैंने आपको बताया था कि जिन्होंने सारे ऑर्बिट्स का हमको आइडिया दिया। इनफैक्ट केपलर का एक बहुत सुंदर सा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, जिसकी मैंने काफ़ी हाई डेफिनेशन फ़ोटोज़ रखी हुई हैं। तो मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे पास है। मतलब ये
तो दीज आर द इमेजेस, है ना। अब मैं इसका समझाता हूँ लॉजिक क्या है, इसको पहले एक फोटो और देख लेते हैं। चलिए, अब केपलर ने इन इन थ्योरीज को स्टडी करते टाइम ये मैथमेटिकली बोला कि जो रेशियोज़ हैं हमारे और बाकी सारे प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स के, वो रेशियोज़ बहुत ही मैथमेटिकली परफेक्ट है। तो सबसे अंदर जो आ जाता है वो एक इस तरीके से कुछ हमारा, इसको नेस्टेड नेस्टेड सोलर सिस्टम या नेस्टेड ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर एक सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है क्यूब का, और इस क्यूब के सेंटर से अगर आप एक स्फेयर बना लेते हो तो वो स्फेयर का जो रेडियस है अप्रॉक्सीमेटली उतना रेडियस है हमारे सैटर्न की सैटर्न की ऑर्बिट का। और फिर उसके नीचे आप एक टेट्राहेड्रन का रेडियस बनाओ तो वो जुपिटर की बता देता है। उसके नीचे आप एक ऑक्टाहेड्रन का रेडियस बताओगे तो वो आपको मार्स का रेडियस दे देगा। उसके नीचे एक डोडेकाहेड्रन का रेडियस बताओगे तो वो आपको अर्थ का रेडियस दे देगा। तो इस तरीके से उन्होंने एक मैथमेटिकली ट्राई करने की कोशिश करी, और बहुत बहुत लेंदी काम है ऑफकोर्स ये सब, है ना। तो उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करी कि सारे के सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, सारे के सारे परफेक्ट, इट्स नथिंग रैंडम, इट्स वेरी परफेक्टली प्लेस्ड एट परफेक्ट लोकेशंस। पर खैर ये भी सही नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, इसमें भी एरर थे, और ये इट वाज अ वेरी क्लोज अप्रॉक्सीमेशन, ज्योमेट्रिकली बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, पर ये परफेक्ट नहीं था, ठीक है। तो केपलर की लेकिन थ्योरीज को परफेक्ट करने में न्यूटन साहब की काफ़ी मेहनत लगी। न्यूटन ने प्रूव किया कि जो ग्रेविटी अर्थ पे लग रही है वही ग्रेविटी एलिप्टिकल ऑर्बिट्स बनाएंगी स्पेस में। वेरी बिग टास्क मैथमेटिकली, ठीक है, कभी इसकी डेप्थ में जाएंगे तो बताऊँगा। खैर, यहाँ पे चीज़ें खत्म नहीं हुई थी। तो इसके 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, और टाइम कितना है हमारे पास, थोड़ा सा ले लेते हैं। चलो, तो एक एग्जाम्पल ये है कि हम लोग ऑर्बिट सर्च कर रहे थे, और ऑर्बिट्स हम देख रहे थे, हम लोग नए नए प्लैनेट्स देखना शुरू कर रहे थे। तो हमने देखा कि यूरेनस भाई साहब जो हैं, सबसे पहले कहानी इन्हीं से स्टार्ट होती है। ये हर बार ऑर्बिट में ना एक पॉइंट पे जाके अपना शेप थोड़ा सा चेंज करके वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा बाहर होके आता है। हर बार इसको हम बोलते हैं कि भाई तुम अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट में रहो, वो फिर किसी किसी पॉइंट पे जाके क्या करता है, वो थोड़ा सा बाहर होके वापस आता है। हमको समझ नहीं आ रहा था कि यूरेनस अपनी ऑर्बिट चेंज क्यों करता है। तो किसी ने बोला कि न्यूटन के लॉज ही गलत होंगे। दो ही पॉसिबिलिटीज़ बनती है, या तो न्यूटन का लॉ की लिमिट आ गई, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात हो रही है, और इसकी लिमिट आ गई, ये यूरेनस तक काम करता है, यूरेनस के बाद या यूरेनस तक जाते जाते ये लॉ खराब हो जाता है, तो इसलिए यूरेनस को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए। किसी और ने सोचा कि हो सकता है लॉ ठीक हो और कुछ और रीज़न हो। तो वो कुछ और रीज़न क्या हो सकता है, देयर माइट बी अ प्लैनेट दैट इज़ बिहाइंड यूरेनस, जिसकी ग्रेविटी की वजह से यूरेनस थोड़ा सा बाहर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और फिर वो प्लैनेट से वापस डिस्टेंस जब बनेगा तो यूरेनस वापस आता है। पर जब हमने कैलकुलेट करने की कोशिश करी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, बिना कंप्यूटर्स के आज से 50-100 साल पहले जब ये हो रहे थे तो ये काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ थी। हमने नेपच्यून ढूंढ लिया, हमको नेपच्यून की लोकेशन का आइडिया लग गया, हमने वहाँ टेलीस्कोप डाला और हमको नेपच्यून नज़र आ गया, एंड वी फाउंड अनदर प्लैनेट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पर फिर नेपच्यून वापस इसी पोजीशन पे है, और नेपच्यून की भी ऑर्बिट थोड़ी सी ख़राब थी, और फिर से दिक्कत हो गई यहाँ पे। अब हमने कहा कि क्या नेपच्यून के बाहर एक और प्लैनेट होगा। तो काफ़ी सर्च करने पे हमको प्लूटो मिला, बट प्लूटो इज़ वेरी स्मॉल, प्लूटो बहुत ज़्यादा छोटा है। प्लूटो उतना ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं क्रिएट कर सकता जितना ग्रेविटेशनल इफेक्ट, जितना नेपच्यून की रेडियस में प्रॉब्लम आ रही थी, जितना नेपच्यून का मोशन था। ये प्रॉब्लम 1930 में डिस्कवर हो गई थी, और 1993 तक किसी को समझ नहीं आया कि नेपच्यून की ऑर्बिट्स क्यों खराब हो रही है, बिकॉज प्लूटो इज़ नॉट दैट हैवी। एक और प्रॉब्लम आई थी थोड़ी और पुरानी, मर्क्यूरी की ऑर्बिट भी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, और मर्क्यूरी की ऑर्बिट भी न्यूटन के लॉज को फॉलो कर रही थी। हमने मान लिया था कि मर्क्यूरी और वीनस के बीच में एक प्लैनेट और है, और हम लोग इसको ढूंढेंगे, इसका नाम था वल्कन। और ये वल्कन देखना मुश्किल है ऑफ कोर्स, क्यों, क्योंकि सन की तरफ जो चीज़ें हैं, आप उनको देखने के लिए कहाँ पॉइंट करोगे, टेलीस्कोप सन की तरफ थोड़ी पॉइंट करोगे, है ना। तो आपको सन और अर्थ और ये वल्कन यहाँ कहीं मिले आपको, कि सनसेट होने के बाद आपको वल्कन नज़र आ जाए तो ही आप उसको देख पाओगे। मर्क्यूरी भी हमेशा ऐसे सनसेट और सनराइज के टाइम पे ही नज़र आता है, क्योंकि फिर ये घूम के अंदर चला जाएगा, और हमारी ऑर्बिट के अगर अंदर बैठा है तो डेफिनेटली नज़र नहीं आएगा सन के सामने। तो खैर, इस वजह से हम वल्कन ढूंढ नहीं पाए बहुत साल। वल्कन की थ्योरी को जब हमने समझना, मतलब जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी ग्रेविटी की, आइंस्टाइन की मैंने कल आपको थ्योरी का नाम बताया था, क्या था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। जब आइंस्टाइन ने थोड़ा सा करेक्शन दिया ग्रेविटी में, तब जाके मर्क्यूरी का करेक्शन प्रूव हुआ। तो मर्क्यूरी वॉज नॉट फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू द सन, और वहाँ पे जाके डिबंक हुआ कि देयर इज़ नो वल्कन, वल्कन की थ्योरी वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग, इसको आप हटा दो, ठीक है, देयर इज़ नो वल्कन। तो इस तरीके से एक बार तो हमने न्यूटन लॉ की मदद से एक प्लैनेट ढूंढ लिया, दूसरी बार हमने न्यूटन लॉ को करेक्ट करके एक प्लैनेट ढूंढ लिया। बट आइंस्टाइन ने भी ये थ्योरी दे दी थी 1915 में, तो नेपच्यून का काम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, प्लूटो वॉज नॉट द आंसर। नेपच्यून का काम 1993 में तब सॉल्व हुआ जब एक बंदे ने उसके रिकॉर्ड्स रिकन्फर्म करने की कोशिश करी, और उसने सारा का सारा डेटा फिर से लिया, और उसने देखा कि डेटा ही हमने गलत ले रखा था, उसके 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 ऑर्बिट में कोई गलती नहीं थी, ठीक है। तो आप देखो, मिस्टेक्स जहाँ जहाँ है
वहाँ करेक्शंस हैं और वहाँ आपकी थ्योरीज इंप्रूव हो रही है, ठीक है। दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ टुडेज़ द लेक्चर्स पॉइंट। एक तो ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी बढ़ाना, क्योंकि अगर आपको फिजिक्स में क्यूरियोसिटी आ जाती है तो मेरा काम वैसे ही आसान हो जाता है। दूसरा पॉइंट यही है कि हम लोग मिस्टेक्स को एम्ब्रेस करें। तो फिजिक्स इज़ नॉट अ मिस्टेक, फिजिक्स इज़ अ सीरीज ऑफ मिस्टेक्स, पर वो नाम ज़्यादा कैची था इसलिए रख दिया था। तो फिजिक्स इटसेल्फ इज़ सीरीज ऑफ मिस्टेक्स, एंड मिस्टेक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अंधेरे में जाना पड़ता है। आप इसको ऐसे सोचो कि ये अगर वो सारा वो सारा डेटा है जो आपको पता है, कोई भी बंदा हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे वर्ल्ड हो, चाहे मैं ऐसे बोलूँ कि द वर्ल्ड नोज दिस मच फिजिक्स, या चाहे मैं ऐसे बोलूँ कि यू नो दिस मच फिजिक्स, आपका सर्कल है ये। तो जितना ये छोटा सर्कल होगा उतने कम क्वेश्चंस बनेंगे आपके पास पूछने के लिए। पर जैसे जैसे आपका आपका नॉलेज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने के पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी। आपके पास और भी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे पूछने के लिए। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा आपका नॉलेज का एरिया है, उतना ही बड़ा आपका अननोन एरिया का पेरीमीटर भी तो है, अननोन पेरीमीटर भी तो है। ये अगर आपकी पेरीमीटर है, ये एक लिमिट है जिसके बाहर का आपको नहीं पता। तो जितना ज़्यादा आपको पता है, ये पेरीमीटर भी उतना बड़ा है। एंड दिस इज़ वेयर योर क्यूरियोसिटी कम्स इन, एंड यू हैव टू डिसाइड कि क्या आप इन क्वेश्चंस को पूछोगे और इन सब के आंसर्स ढूंढ ढूंढ के अपना एरिया बढ़ाओगे, या आप बैठे रहोगे और इन सारे क्वेश्चंस को भूल के अपने एरिया में खुश रहोगे। दिस इज़ योर चॉइस। एंड ह्यूमैनिटी में क्यूरियोसिटी बहुत है। इनफैक्ट अर्थ पे इंसान इंसान और इंसान की जैसी 6 स्पीसीज एग्जिस्ट करती थी, आज से ज़्यादा नहीं, 1 लाख साल पहले, और भी कम। इनफैक्ट 10-14 हज़ार साल पहले तक के भी डेटा है। आज सिर्फ ह्यूमंस, होमोसेपियंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि होमोसेपियंस क्यूरियस थे। हमें देखना था कि व्हाट्स अक्रॉस द सी, व्हाट्स अक्रॉस द जंगल, व्हाट्स अक्रॉस द स्काई। हम मून तक गए हैं, मार्स तक गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी। एंड इसीलिए हम लोग सर्वाइव कर पाए, क्योंकि अगर हम लोग ने एक्सप्लोर किया है नया नया एरिया, तो जब जब भी पुराने एरियाज़ पे कोई कैलामिटी आई है, कोई डिजास्टर आया है, नए एरियाज़ के लोग सर्वाइव करें। दैट्स वाई वी सर्वाइव। तो मिस्टेक्स कम व्हेन यू आर क्यूरियस, एंड क्यूरियस होगे तो आप स्टेप आउट करोगे अपने नॉलेज के एरिया के, और वहीं तो मिस्टेक्स होंगी। जब आप गलत, मतलब जब आप ऐसे एरिया में जाओगे जहाँ पे सब कुछ अननोन है, जो जंगल है आपके लिए, ये तो गलतियाँ होंगी, ठीक है। सो मिस्टेक्स आर द रीज़न फिजिक्स एग्जिस्ट्स, एंड उसके लिए आपको अपनी क्यूरियोसिटी जगानी पड़ेगी। और क्यूरियोसिटी का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, जब किसी टीचर को आंसर नहीं आता होता है ना, बच्चे पूछते तो सब हैं, छोटी एज में तो सब नहीं पूछा होगा। जब किसी टीचर को आंसर नहीं आता होता है तो वो चिल्ला के बोल देता है, बैठो चुपचाप अपनी पढ़ाई करो, होमवर्क तो किया नहीं है, ये सब क्या पूछ रहे हो। ये वाली चीज़ें जो है ना, जो जो अनजस्टिफाइड डांट पड़ जाती है हमको, वो हमको दबा देती है, वो हमारी क्यूरियोसिटी मार देती है। अनजस्टिफाइड किसी ने डांट दिया हमको, हमने सोचा कि ठीक है अब अगली बार से पूछेंगे ही नहीं, बेकार डांट खाते हैं। दिस इज़ वेयर आर क्यूरियोसिटी एंड्स, एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम विद द होल सिस्टम। मतलब इसमें कोई इंडियन एजुकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है। हर जगह ही आपको टीचर्स मिलेंगे जिनको सब कुछ नहीं पता होगा। वहाँ पे वो टीचर ही बोल सकता है, मेरे को भी बहुत कुछ चीज़ें नहीं पता है, और वहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यार दिस इज समथिंग आई डोंट नो, एंड लेट्स गो एंड सर्च फॉर इट। तुम भी ढूंढना, मैं भी ढूंढूंगा, कल अपन डिस्कस करते हैं इसका आंसर। दैट इज़ वेर यू इंक्रीज द क्यूरियोसिटी। और अगर मैं बोल देता हूँ अबे कोई काम का नहीं, तुम्हारे अपनी पढ़ाई करो, दैट इज़ वेर यू डिक्रीज द क्यूरियोसिटी। तो अगर आपकी क्यूरियोसिटी मर गई है तो आज के लिए एक छोटा सा ही होमवर्क है, और वो छोटा सा ही होमवर्क करना है आपको, ठीक है। चलो आज की क्लास खत्म करते हैं। गुड नाइट।